नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वन डे एग्जाम क्लास। देखिए, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगातार पिछले साल के पेपरों को लगाते रहना होगा। हमने भी आपको ढेर सारे पिछले साल के पेपर कराए हुए हैं। अब आपके लिए रेलवे आरपीएफ एसआई के 50 महत्वपूर्ण जीके के पिछले साल के प्रश्नों के सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। ये हमारा 10वां वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 9 वीडियो कराए हुए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ पर से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था कि इस सीरीज में जो है उत्तर लगे हुए हैं, इसलिए आप ट्राई नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग तैयार अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे अपने आने वाले एग्जाम में पिछले साल से क्वेश्चन अवश्य पूछने का प्रयास करता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य कीर्ता अर्जुनियम लिखा है? सही ऑप्शन होगा भारवी। भारवी पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे और ये 7वीं सदी में लिखा गया महाकाव्य है किरात अर्जुनियम। मतलब कि किरात और अर्जुन के बीच में संवाद को इस महाकाव्य के अंतर्गत लिखा गया है। किरात मतलब होता है शिव जी, और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ था, अभी आप देख रहे हो कि महाभारत आ रही थी बीआर चोपड़ा वाली, जब पांडवों को वनवास होता है तो पांडवों में से अर्जुन दिव्यास्त्र की खोज में निकलते हैं, तो वो शिव जी की तपस्या करते हैं। तो शिव जी और अर्जुन के बीच में संवाद हुआ था वो इस महाकाव्य के अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार से आप लोग याद करने का प्रयास करेंगे तो आप सारे प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार आ रहे हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब बटन दिख रही होगी, उसको दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दूसरा प्रश्न है, सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है? सोमदेव वर्मन का संबंध किससे है? टेनिस से है। ठीक है, देखते चलिएगा और सारे प्रश्नों को तैयार करते हुए चलिएगा। कि तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में लगाए गए हैं? सही ऑप्शन होगा छोटा नागपुर के पठार में। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? झारखंड और उड़ीसा में फैला हुआ है, वहीं पर से लोहा और इस्पात निकलता है। देश का लगभग 75% लोहा झारखंड और उड़ीसा से निकलता है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे आता है कि सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप लोग उड़ीसा को सही कीजिएगा। अगर आपसे पूछता है सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप लोग झारखंड को सही कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमित कोशिकाओं से अन्य संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं? देखिए, जब कोई वायरस जो है एक कोशिका में अटैक करता है तो उस कोशिका से किसी अन्य कोशिका में वायरस ना फैले, इसके लिए कोशिकाएं क्या कहती हैं? इंटरफेरॉन नामक एक प्रोटीन का स्रावण करती हैं ताकि लगातार आपकी कोशिकाएं इफेक्टेड ना हो। पहले तो हमारा शरीर प्रयास करता है कि जो वायरस अटैक हुआ है उससे आपके शरीर की रक्षा करे, लेकिन जब वायरस काफ़ी स्ट्रांग होता है तब वो ऐसा नहीं कर पाती हैं। इस समय देख रहे हैं कोरोना वायरस चल रहा है, इसलिए आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को लगातार बढ़ाते रहना होगा, ताकि अगर कोई वायरस आपके शरीर में अटैक करता है, पहले तो शरीर उससे लड़ने का प्रयास करता है, जो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी उसी से लड़ेगा। इसलिए आपको अपनी इम्यूनिटी पावर जरूर बढ़ानी होगी ताकि उस वायरस का अटैक आपके ऊपर कम से कम हो सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही ऑप्शन होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है। ठीक है, बताने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर, समर यूथ ओलंपिक 2018 की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की थी? 2018 के समर यूथ ओलंपिक गेम्स अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ पर पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, तो वहीं पर हुए थे। अब 4 साल बाद अगला होगा 2022 में, तो वो कहाँ होगा? समर यूथ ओलंपिक, ये अफ्रीका के डकर में होगा। ठीक है, याद रखिएगा अफ्रीका के डकर में होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जो गंगा की सफाई के लिए एक्शन प्लान बनाया गया था, सबसे पहले ये 1986 में बनाया गया था। 1985 भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका, अगर 1985 आपको कहीं पर दिखता है। वैसे आपको हर जगह 1950 से लिखा मिलेगा, 1986 इसके नज़दीक है, तो आप इसे सही करेंगे। गंगा एक्शन प्लान गंगा की सफाई के लिए
लेकिन आप देख सकते होंगे अभी तक गंगा साफ नहीं हुई है, इसलिए लॉकडाउन चल रहा है, तो थोड़ी स्वच्छता आई है गंगा पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो गंगा को साफ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे गंदा नहीं करने की जरूरत है, वो अपने आप साफ हो जाएगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, मद्रास राज्य का नाम बदल करके तमिलनाडु किस वर्ष किया गया? देखिए पहले मद्रास प्रेसिडेंसी होती थी, बंगाल प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, तो मद्रास राज्य का नाम चेंज करके तमिलनाडु कर दिया गया। सही ऑप्शन होगा 1969। कहीं पर आपको 1968 भी लिखा मिले तो आप लोग सही कर दीजिएगा, ठीक है। तो मद्रास राज्य का नाम चेंज करके तमिलनाडु कर दिया गया। जब तमिल भाषी लोग रहने लगे वहां पर तो मद्रास का नाम चेंज होकर के तमिलनाडु हो गया। इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी जो है इस वंश को आगे बढ़ाया। तो संस्थापक की बात करेंगे तो जलालुद्दीन खिलजी को आप लोग सही कीजिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, पराग कणों की बाह्य परत एक्सिन की बनी होती है, मतलब किस चीज की बनी होती है जो अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है? तो जो पराग कण होते हैं उनकी बाह्य परत एक्सिन जो होती है वह स्पाइरोपोलोनिन की बनी होती है। इसे तो आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि बायो के क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर आपको कंठस्थ करने होते हैं, ये डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इस आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई? सही ऑप्शन होगा फजल अली आयोग। देखिए भाषा आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ उसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। सबसे पहले देखिए एक आयोग बनाया गया, एसके धर आयोग। उस आयोग को ये निर्णय लेना था कि भाषा आधारित राज्यों का गठन सही है कि नहीं सही है। तो एसके धर आयोग ने बिल्कुल गलत निर्णय लिया और कहा कि भाषा आधारित राज्य नहीं बनने चाहिए। इसके बाद JVP एक कमेटी बनी जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारामैया, इन 3 लोगों की कमेटी बनी। इन्होंने इसकी जांच की कि भाषा आधारित राज्य बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए। तो इन्होंने भी कहा कि भाषा आधारित राज्य नहीं बनने चाहिए। पहले हमने आपको इसी के पहले एक प्रश्न बताया था कि पहले मद्रास जो था पूरा एक प्रेसिडेंसी में आता था जिसमें तमिलनाडु भी था और आंध्र प्रदेश भी आपका आता था। तो मद्रास राज्य के जो तेलुगु भाषी लोग थे वो अपने अलग राज्य की मांग कर रहे थे। तो उसमें से नाम आता है राम लल्लू का। राम लल्लू का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने एक आमरण अनशन चालू कर दिया कि जब तक तेलुगु भाषी को अलग नहीं करेंगे तब तक हम अनशन में बैठेंगे, और 58 दिन अनशन किया और 98वें दिन की मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो विद्रोह चालू हो गया। तो जवाहरलाल नेहरू ने निश्चय किया कि हम आंध्र प्रदेश का गठन करेंगे और 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। सबसे पहले आंध्र प्रदेश ही आपका बना था तेलुगु भाषी के लिए और तमिलनाडु के लोग तमिल भाषी थे। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1956 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। जब फजल अली बने तो उनके साथ में पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे साथ में, और सरदार KM पडिक्कर थे। इन तीनों का आयोग था। इन्होंने धीरे धीरे करके फिर मराठी क्षेत्रों के लिए महाराष्ट्र बनाया और गुजराती वासियों के लिए गुजरात बनाया 1960 में। तो धीरे धीरे इसके आधार पर विभाजन की मांग बढ़ने लगी थी। फिर भाषा के आधारित आपके राज्यों का गठन हो गया। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? सही ऑप्शन होगा वनों की कटाई। उत्तराखंड में चलाया गया था। सुंदर लाल बहुगुणा इसके खिलाफ आंदोलन चला रही थी कि वनों को काटा नहीं जाएगा। अगर आप वनों को काटने आएंगे तो हम उनमें चपक जाएंगे और पहले हमें काटेंगे तब आप जाकर कहीं पेड़ को काटेंगे, क्योंकि सरकार उस समय औद्योगिकरण कर रही थी और पेड़ों की अत्यधिक कटाई हो रही थी। इसलिए ये चिपको आंदोलन चलाया गया था वनों के कटाई के खिलाफ। 13 नंबर क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलने से हो गई थी? सही ऑप्शन होगा चौगान, जो कि घोड़े पे बैठकर खेला जाता है। तो चौगान को खेलते समय उससे गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी। चलिए आप लोगों ने अगर इतिहास पढ़ा हो तो बताइएगा हुमायूं की मृत्यु कहाँ से गिरने पर हुई थी? बता सकते हैं आप लोग हुमायूं की मृत्यु कहाँ पर से गिरने कारण हुई थी?
14 नंबर क्वेश्चन है, सबसे गहरा भूमध्य और सबसे व्यस्त बंदरगाह इनमें से कौन सा है? सही ऑप्शन होगा विशाखापत्तनम का जो बंदरगाह है वो सबसे गहरा है और सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है। 15 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले के लिए जाना जाता है? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे क्या कहते हैं, एक पागल बादशाह भी कहते थे क्योंकि उसके निर्णय जो ज़्यादातर गलत साबित हुए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राजा था। मुगल सल्तनत की बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो सबसे पढ़ा लिखा था ये, ठीक है। इसने 3 निर्णय गलत लिए। पहला निर्णय था द्वाब कर की वृद्धि। जो द्वाब का क्षेत्र होता है काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है द्वाब क्षेत्र कहलाता है। तो वहाँ पर इसने टैक्स की वृद्धि कर दी और टैक्स की जैसे ही वृद्धि की वैसे ही अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो खेती हो नहीं रही थी, फिर भी इसको टैक्स चाहिए था तो लोगों ने विद्रोह कर दिया, फिर इसे वापस लेना पड़ा। दूसरे नंबर पर आता है, इसने दिल्ली की राजधानी जो थी उसको चेंज करके दौलताबाद ले गया, मतलब कि दक्षिण के क्षेत्र में ले गया। तो काफ़ी समस्या लोगों को हो गई। इसके बाद फिर से इसने डिसीजन चेंज किया और दौलताबाद से फिर से दिल्ली राजधानी को ले आया। तीसरे नंबर पर आता है इसका सांकेतिक मुद्रा का चलाना। सांकेतिक मुद्रा में इन्होंने पीतल के मुद्रे चलाने स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए, पीतल के मुद्रे जो लिख कर आता है फरिश्ता के अनुसार इसने पीतल के मुद्रे चलाए थे, और बर्निन लिखा है कि इसने किसके, तांबे के मुद्रे चलाए थे। इसने इस मुद्रे को चलाना स्टार्ट कर दिया जिसके मूल्य जो था चांदी के रुपये के बराबर था। तो काला बाजारी होने लगी, लोग घरों में ही रुपये बना लेते थे और ये राजस्व में वृद्धि नहीं हो पा रही थी इसके, तो ये भी निर्णय इसका गलत हो गया। तो 3 निर्णय जो लिए थे, द्वाब कर में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन और इसके बाद सांकेतिक मुद्रा चलाना, ये इसके बहुत ही साहसिक फैसले थे जो उस समय इसको सही लग रहे थे, लेकिन जो इसका डिसीजन था लेने का वो आगे चलकर के गलत हुए। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है। भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जीडीपी का निर्धारण किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम के अंतर्गत, CSO, ठीक है, केंद्र की सांख्यिकी कार्यालय के अंतर्गत जीडीपी का निर्धारण किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है? पूरा लास्ट तक पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट रखे गए हैं, एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं। सही ऑप्शन होगा मुद्रास्फीति में उछाल। देखिए, मुद्रास्फीति में जब उछाल आती है तो वो मंदी नहीं होती है, उसमें अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी होती है। अगर मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है इसका मतलब है कि मंदी नहीं है, आर्थिक व्यवस्था अच्छे से चल रही है। अगर मुद्रास्फीति में उछाल आती तो वह एक मंदी का कारण होता है, ठीक है, समझिएगा आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंदिरों में स्थापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ है? आप दक्षिण के मंदिर को जाकर के देखेंगे तो वहां पर गोपुरम मतलब कि एक द्वार रूपी बना होता है जिसके ऊपर पूरी मंदिर का ढांचा बना होता है, तो एक प्रकार का द्वार होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? तो ये हाई कोर्ट के पास भी होती है। सामान्य जो कानूनी अधिकार हैं उसके लिए हाई कोर्ट भी के पास शक्ति होती है आदेश जारी करने की। 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी अमेरिका में स्थित है? देखिए, दक्षिणी अमेरिका में पेंटागोनियन मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? ये दक्षिण अफ्रीका में बोत्सवाना में पड़ता है। थार का मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में अपने भारत पर है। और सेनोरन का मरुस्थल कहाँ पर है? सेनोरन का मरुस्थल जो है USA और मैक्सिको में है। दक्षिणी अमेरिका में पूछा है तो पेंटागोनियन मरुस्थल होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का प्रयोग किया जाता है? सही ऑप्शन होगा समांतर विधि जो होती है, समानांतर विधि, ये लंबी दूरियों के मापन के लिए प्रयोग की जाती थी। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, सन 2002 में किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया था? एक संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन, ये हुआ था सन 2002 में। इसमें 3 चीज़ों पर बदलाव किए गए थे। देखिए 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देने का जो अधिकार था वो 3 जगह जोड़ा गया। पहली बात तो मूल अधिकारों में जोड़ा गया, दूसरा मूल कर्तव्य में जोड़ा गया और नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया।
तो 86 संविधान संशोधन में मूल अधिकारों में 21 के का के अंतर्गत ये लिखा गया कि राज्य 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान करेगा। ये मूल अधिकार है आपका, इसे आप अगर नहीं पाते हैं तो आप हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं कि हमें 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही। इसलिए बाद में क्या किया गया, निःशुल्क शिक्षा के लिए ढेर सारे प्राथमिक स्कूल खोले गए कि कम से कम 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो। इसके बाद इसे जो संशोधन किया गया 45 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें भी लिखा गया, 45 नंबर आर्टिकल जो आएगा ये किस में आएगा, नीति निर्देशक सिद्धांतों में आएगा। इसमें भी लिखा गया कि राज्य जो है 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान करेगा। 51 का ये भी 51 के का में क्या आता है आपका, मौलिक कर्तव्य आते हैं। उसमें भी लिखा गया कि माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि माता पिता अपने 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें और उन्हें विद्यालय भेजें। तो ये 3 बातों में परिवर्तन किया गया था 46वें संविधान संशोधन में। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतिम ऋणदाता कौन है। अगर सरकार को कहीं से कर्ज नहीं मिलेगा तो सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से कर लेने का प्रावधान करती है। अंतिम ऋणदाता कौन है, आरबीआई। विजयालय जो चोल वंश के संस्थापक थे, सबसे पहले वे कहां के सामंत थे, सही ऑप्शन होगा पल्लव। देखिए 9वीं शताब्दी में चोल वंश जो था पल्लवों के ध्वंसावशेषों से ही स्थापित हुआ था। जब पल्लव वंश खत्म हुआ तो वहीं से चोल वंश का उदय हुआ। तो विजयालय तो जो थे वो पल्लव वंश के सामंत थे, सही ऑप्शन होगा सी वाला। 25 नंबर क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीलों का निर्माण रेगिस्तानों के स्थिरीकरण में योगदान प्रदान करता है। तो अगर आप छायादार कृषि करेंगे तो मृदा संरक्षण से जो रेत के टीले बनते हैं और स्थिरीकरण करेगा रेगिस्तान में छायादार कृषि से। 26 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो माउंटबेटन जो थे, जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद भी भारत के गवर्नर जनरल बने रहे थे। तो सही ऑप्शन होगा लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद अगर भारतीय की आपसे पूछता है तो राजा गोपालचारी, राजा गोपालचारी जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और ये तो विदेश के थे लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले थे, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आता है। 1 जनवरी 2015 को निम्नलिखित में से किस सरकारी निकाय का नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया। देखिए पहले योजना आयोग का निर्माण हुआ था 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना और कब तक चला, 1 जनवरी 2015 तक चला। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसका निर्माण हुआ 1 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग का निर्माण किया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए किन्हीं 2 माध्यमों में से एक माध्यम पर आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर क्या कहलाता है। देखिए आपको मालूम है कोई किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजी जाती है तो अगर ये माध्यम क्या है, नीचे वाला विरल है और ऊपर वाला सघन है, तो अगर सघन से विरल की ओर कोई रेखा भेजी जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट गई, ऐसे जानी चाहिए थी, चली गई ऐसे। धीरे धीरे इतना कोण बन जाए कि आपतित कोण अपवर्तित कोण जो होगा वो 90 डिग्री हो जाए, मतलब यहाँ पर आ जाए, ऐसे भेजे वो ऐसे आ जाए, 90 डिग्री बनने लगे, तो ये कौन सा कोण बनने लगता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अगर ये 90 डिग्री से थोड़ा से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर तो सघन माध्यम से आई थी, सघन में ही लौट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो बिल्कुल से लास्ट स्टेज क्या होती है, 90 डिग्री होने की क्रांतिक कोण की होती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा औषध वर्ग से संबंधित नहीं है। देखिए सेडेटिव, नारकोटिक्स और कैनिबेस ये तीनों ही दर्दनाशक दवाइयाँ होती हैं, तो ये तो औषधि वर्ग से आती है लेकिन स्कीट नहीं आती है। सही ऑप्शन होगा डी वाला। मरे और डार्लिंग नदी बेसिन किस देश में है। मरे एक अलग नदी है, डार्लिंग अलग नदी है, जो ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। दोनों एक साथ मिल करके एक बेसिन का निर्माण करती हैं, ऑस्ट्रेलिया की नदियां हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, संयुमित डिकीटोन बेंजीक्विनोन के निर्माण के लिए फिनॉल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है। काफ़ी टफ क्वेश्चन दे दिया है,
जो लोग काफ़ी अंदर डीप केमिस्ट्री पढ़ेंगे वही इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए फिनॉल को अगर ऑक्सीकृत करना है, फिनॉल क्या होता है, OH ऊपर लगेगा और एक बंध संरचना इस प्रकार से फिनॉल की होती है, ठीक है, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। इसके बाद अगर ये करेगा क्रोमिक अम्ल से रिएक्शन, क्रोमिक अम्ल का फार्मूला होता है Na2Cr2O7, ये क्रोमिक अम्ल होता है और H2SO4 भी इसके साथ में होगा। इसके बाद जो निर्माण होता है वो डी केटोन बेंजेक्यूनोन का निर्माण होता है, जो इस प्रकार से संरचना होती है। जो थोड़ा से केमिस्ट्री पढ़े होंगे शायद वो समझ जाएं, बाकी का समझना थोड़ा से मुश्किल है। ये बेंजेक्यूनोन बनता है, ठीक है, समझ लीजिएगा। क्रोमिक अम्ल है Na2Cr2O7, इसी का प्रयोग किया जाता है। फिनाल से अगर हम लोग बेंजेक्यूनोन बनाते हैं, थोड़ा से अगर आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाएगा तो शायद अगर आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए, दिसंबर तक आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसमें आप लोग इसे सही कर सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो रॉटरडम बंदरगाह है। कहाँ पर है, नीदरलैंड में है, रॉटरडम बंदरगाह। 33 नंबर क्वेश्चन है, मिथिला चित्रकला में किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। मिथिला का आपने नाम सुना होगा, जहाँ की सीता जी थी, राम जी की शादी हुई थी मिथिला, तो चित्रकला वहाँ की थी, सीता जी थी, तो बिहार में पड़ता है मिथिला का क्षेत्र। ये सही ऑप्शन होगा बिहार। मध्यकालीन भारत में दीवाने अर्ज किसे कहा जाता था। दीवाने अर्ज कहा जाता था सैन्य विभाग को। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय खेलों का मक्का किस संस्थान को कहा जाता है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला, ये पंजाब में है, इसे भारतीय खेलों का मक्का कहा जाता है। बाल्क लाइन का संबंध किस खेल से है। ये कबड्डी से, आपने कबड्डी कभी देखी हो, टीवी में आती है कबड्डी, तो कबड्डी में एक बाल्क लाइन खींच जाती है कि इसे तो छूकर ही जाना है। अगर कोई एंट्री करेगा ना कबड्डी कबड्डी बोल करके, तो उसे इस बाल्क लाइन से तो छूकर ही जाना है। और बाल्क लाइन के बाद एक होती है, एक बोनस पॉइंट होता है। अगर आप उस लाइन को छूते हैं तो आप क्या करेंगे, बोनस अंक प्राप्त करेंगे, लेकिन बाल्क लाइन तो छूकर ही जाना होगा। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, HVJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के गुजरती है। सही ऑप्शन है MP। देखिए HVJ जो है, जहाँ पर H का अर्थ क्या है, हजीरा है, HAZIRA, ये हजीरा पड़ता है गुजरात में। और V जो है इसका अर्थ है विजयपुर, ये पड़ता है MP में। तो गुजरात से MP और MP से J जो है जगदीशपुर है, ये जगदीशपुर कहाँ पर है, UP में। तो 3 राज्यों के लिए गैस पाइपलाइन बनाई गई थी 1986 में, गैस के आदान प्रदान के लिए। गुजरात, MP और UP। धीरे धीरे अब क्या हुआ, इसका विस्तार हो गया और भी राज्य इसमें शामिल हो गए हैं, लेकिन HVJ में नाम आएगा किसका, गुजरात का, मध्य प्रदेश का और किसका, UP का, ठीक है, याद रखिएगा। पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। सही ऑप्शन होगा 1936 में पहली बार बास्केटबॉल जो है, पुरुष वाला बास्केटबॉल ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। सही ऑप्शन होगा 1857 की जो क्रांति हुई थी वो सिपाही विद्रोह के कारण ही हुई थी। सिपाहियों ने जो कारतूस था मुंह के तोड़ करके उसमें लगाया जाता था बंदूक में, उसको लगाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसमें गाय या सुअर की चर्बी मिली हुई थी। तो ये विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति से शुरुआत हुई थी। 40 नंबर क्वेश्चन है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। अभी आप लोग 18 साल में वोट डालने जाते हैं ना, तो ये किस संविधान संशोधन से 21 से 18 हो गई थी। 61वां संविधान संशोधन 1989, ये संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा ही आप वोट डाल पाते हैं 18 साल की आयु में। सही ऑप्शन होगा डी वाला, राजीव गांधी ने ऐसा किया था। 41 नंबर क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त हुआ था। आर्टिकल 30 में ऐसा लिखा गया है कि अल्पसंख्यक आर्टिकल 30 के अंतर्गत कोई भी अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उनका प्रशासन भी कर सकते हैं।
42 नंबर क्वेश्चन है, भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक HPI किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आवास मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुआ था? नंद वंश का राजा था घनानंद, जिसके दरबार में चाणक्य रहता था। चाणक्य की बेइज्जती कर दी थी घनानंद ने, तो घनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और मौर्य वंश की संस्थापना किया। इसके बाद घनानंद को पराजित किया। तो चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। 44 नंबर क्वेश्चन है, विभव स्थिरक आपके घरों में स्टेबलाइजर लगा होता है ना, वो किस डायोड पर कार्य करता है? तो वो जेनर डायोड पर कार्य करता है। विभव स्थिरांक होता है, मतलब अगर हाई वोल्टेज आएगी तो उसे लो में कन्वर्ट करने के बाद ही आपके अंदर भेजेगा, ताकि आपके सारे उपकरण सुरक्षित रह सके। आपकी फ्रिज चल रही है, टीवी चल रही है, एसी चल रही है, तो स्टेबलाइजर क्या करता है? विभव स्थिर करता है। अगर कोई भी वोल्टेज ज़्यादा आएगा तो उसे कम करेगा, अगर कोई वोल्टेज कम आएगा तो उसे मीडियम करके ही अंदर भेजने का प्रयास करता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, वेनेजुएला के घास के मैदानों को किस रूप से जाना जाता है? देखिए, वेनेजुएला के जो घास के मैदान हैं उन्हें कहा जाता है लोनास। ठीक है, याद रहेगा आपको, लोनास कहा जाता है। और प्रेरी कहाँ के हैं? प्रेरी पंपास, ये कौन से हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। प्रेरी कहा जाता है यूएसए के, और पंपास जो कहा जाता है वो अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान है। वेल्ड जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान हैं, और स्टेप्स आते हैं मध्य अफ्रीका के। सवाना कहाँ का है? सवाना है अफ्रीका का। कंबोज है ब्राज़ील का, और लानोस है वेनेजुएला का। ये सभी हमने अभी जो 3 लास्ट के बताए, सवाना, कंपोज और लानोस, ये उष्ण कटिबंधीय हैं। और प्रेरी, पंपास, वेल्ड और स्टेप्स ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। नीलांबर सागौन को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह वृक्ष किस राज्य में पाया जाता है? जो सागौन का वृक्ष है नीलांबर, ये केरल राज्य में पाया जाता है। बहुत ढेर सारे उत्पादों को भी आप देख रहे होंगे जीआई टैग प्रदान किया जा रहा है। अभी कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्रदान किया, रसगुल्ला को जीआई टैग प्राप्त किया था। तो ढेर सारे जीआई टैगों की लिस्ट है, किसी दिन आपको बता दिए जाएंगे सारे। 47 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है? तो भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ये भारत की नवीन विशेषता है कि इसके खिलाफ आप कहीं पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं कि राज्य ये लागू नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी संविधान में रखे गए हैं। ये इसकी विशेषता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? आपने इंटर पे पढ़ा होगा व्हीट स्टोन सेतु, जो इस प्रकार से बना होता है कि अनियमित जो प्रतिरोध का मापन करना होता है या किसी अज्ञात प्रतिरोध का मापन करना होता है, तो व्हीट स्टोन सेतु का आप लोग प्रयोग करते थे, याद होगा आप लोग को। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित करके रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय और क्षारीय होने से बचाता है? तो ये किडनी होती है। रक्त को शुद्ध करने काम जो होती है किडनी करती है। किडनी जब फेल हो जाती है तो अत्यधिक दिनों तक आदमी जीवित नहीं रह पाता है। किडनी बहुत जरूरी होती है मानव शरीर के लिए, क्योंकि रक्त के जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उन्हें छानने का काम जो होती है किडनी ही करती है। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं? सही ऑप्शन होगा मेटोलॉइड, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उपधातु। उपधातु क्या होती हैं? जो धात्विक लक्षण भी प्रकट करती हैं और अधात्विक लक्षण भी प्रकट करती हैं। एनसीईआरटी के अनुसार 6 होती हैं, कहीं कहीं पर आपको 7 लिखी हुई मिल सकती हैं। कौन कौन सी हैं? बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और टेलोनियम है। कहीं कहीं पर पोलोनियम को भी लिख देता है। तो ये आपकी मेटलॉइड जिसे कहते हैं उपधातुएं। ये देखिए हमारी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज यहीं से खत्म होती है। आपको वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा।
आपको वीडियो कैसा लगता है, टफ लगता है, मध्यम लगता है या फिर सरल लगता है, इस बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए रेलवे आरपीएफ एसआई का लेवल जो है वो ग्रेजुएट लेवल का है और आप एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं और एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल का आता है, तो इस सेट के क्वेश्चन आपके सेट में अवश्य पूछे जाएंगे और लेवल भी इतना ही आप डिजर्व करते हैं एनटीपीसी के लिए। तो ठीक है, तैयारी अपनी अच्छी रखिए, लेवल मेंटेन करिए कि आप ग्रेजुएट लेवल की उच्च पोस्ट के लिए एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे प्रश्नों को तैयार करना आपके लक्ष्य में होना चाहिए। हम आपको लगातार 10 सेट करा चुके हैं और ढेर सारे प्रश्न आपको इस प्रकार से मिले होंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। उन प्रश्नों को आपको तैयार करना है, नोट करना है और जो हम प्रश्न आपसे बीच बीच में पूछने का प्रयास करते हैं, जैसे हमने इस प्रश्न में आपसे पूछा था इस वीडियो में कि हुमायूं की मृत्यु कहाँ से गिरने कारण हुई थी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। एक दो क्वेश्चन और मैं आपसे पूछने का प्रयास करता हूँ कि पहले आम चुनाव जो प्रधानमंत्री के थे वो कब हुए थे, पहले आम चुनाव प्रधानमंत्री के किस सन में हुए थे, फर्स्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये होगा, मतलब तीसरा, एक तो हुमायूं वाला हो गया, तीसरा ये होगा कि अगर कोई भी सदस्य कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। आपके ऑप्शन है 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन और 100 दिन। इन चारों में से बताइएगा, अगर कोई भी सदस्य इतने दिन तक बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। 3 प्रश्न मैंने पूछे हैं, बताने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप नेक्स्ट पार्ट बनाने का प्रयास करते हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसी प्रकार लॉकडाउन का फायदा उठाइए और लगातार कुछ नया करिए, प्रयास करिए, कुछ नया तैयार करने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।